एक सीरीज जिसका लोएस्ट रेटेड एपिसोड भी 10 में से 8.2 रेटिंग स्कोर कर रहा है। डेयरडेविल सीरीज इतनी ऑसम है जिसके सीजन 1 के रिकैप के बाद अब बारी है सीजन 2 की। इस सीजन में हमें पता चलता है इलेक्ट्रा का राज, यहाँ हमें दिखती है पनिशर की सच्चाई और हमें झलक मिलती है इमॉर्टैलिटी की। पिछले सीजन में मैट और उसके दोस्तों ने कई सैक्रिफाइसेस के बाद विल्सन फिस्क को जेल पहुंचाया, पर विल्सन फिस्क एक बहुत बड़ी गद्दी छोड़कर गया है जिस पर बुरे इंसानों की नजर है। प्लस आपको याद है नोबू ने जो ब्लॉक मांगा था फिस्क से, उसके बारे में भी हमें इसी सीजन में पता चलेगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर रिकैप के नए एपिसोड में, जहां आज मैं आपको कंप्लीट रिकैप देने वाला हूं डेयरडेविल के दूसरे सीजन का, वो भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। विल्सन फिस्क के डाउनफॉल के साथ रशियन माफिया खत्म हो गई और चाइनीज और याकुजा भी गायब हैं। तो अब कई दूसरे गैंग्स हेल्स किचन पर अपना कंट्रोल जमाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें शामिल है आयरिश मॉब और कई कार्टेल्स। पर किसी आर्मी का अटैक हो गया आयरिश मॉब की मीटिंग पर, जहां सिर्फ एक आदमी बचा, एलियट ग्रोटो ग्रोट, जो कि जाता है हेल्स किचन के उन लॉयर्स के पास जिन्होंने विल्सन फिस्क को जेल भेजा, नेल्सन एंड मर्डॉक। उनकी असिस्टेंट कैरन पेज को मुश्किल हो रही है उनके फाइनेंस को मैनेज करने में, क्योंकि उनके कई क्लाइंट उन्हें पैसे देने के बजाय जो दे पाते हैं वो दे देते हैं। ग्रोटो फॉगी और मैट से कहता है कि उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम दिलवाए ताकि वो शहर छोड़कर जा सके। उसको चोट आई होती है जिसके लिए कैरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ फॉगी जाता है डॉग्स ऑफ हेल नाम के बाइकर गैंग से मिलने, जहां उसे पता चलता है कि उनके लोगों पर भी किसी आर्मी ने हमला कर दिया था। तब मैट अपने डेयरडेविल सूट में जाता है इस आर्मी का पता लगाने, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ कोई आर्मी नहीं है बल्कि ये किसी अकेले आदमी का काम है जिसने कुछ हाई पावर मिलिट्री वेपन्स चुरा रखे हैं। हॉस्पिटल में कैरन और ग्रोटो पर यही आदमी अटैक कर देता है, जहां से वो दोनों बाल बाल बचकर निकलते हैं। तभी डेयरडेविल उस आदमी पर अटैक कर देता है, जहां वो आदमी डेयरडेविल पर सामने से उसके मुंह पर गोली चला देता है। फॉगी को मैट अगली सुबह मिलता है बुरी हालत में। उसके हेलमेट ने उसे बचा तो लिया पर उसके सर पर चोट आई है और उसके सेंसेस उसका साथ नहीं दे रहे। फॉगी मैट को आराम करने को कहता है ताकि वो ठीक हो पाए। दूसरी तरफ फॉगी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी डीए के ऑफिस जाता है ग्रोटो को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम दिलवाने, पर डीए समैंथा रेज उसे समझाती है कि ग्रोटो किसके खिलाफ गवाह बनेगा, उसके सारे मॉब कॉन्टैक्ट मारे जा चुके हैं। तब डीए खुद फॉगी को सजेस्ट करती है कि अगर ग्रोटो एक हाई लेवल ड्रग लॉर्ड से मिलते हुए हिडन माइक पहन कर रखे ताकि डीए किसी को तो अरेस्ट कर पाए तो कुछ हो सकता है। मैट जाता है अपने आर्मर बनाने वाले मेल्विन पॉटर के पास, जहां मेल्विन मैट को समझाता है कि ये मास्क तो गया, नया मास्क बनाना होगा। मैट उसे टेम्परेरी इस मास्क को रिपेयर करने को कहता है, जिसके बाद मैट जाता है आयरिश मॉब के हाइडआउट पर छानबीन करने, जहां उसे पता चलता है कि एक कुत्ता यहाँ मिसिंग है, जिसको ट्रैक करते हुए वो उसके पास के अपार्टमेंट जाता है, जहां पर वो विजिलेंटी नहीं था पर उसके अपार्टमेंट में डीए के ऑपरेशन की ऑडियो आ रही होती है। मैट समझ जाता है कि ग्रोटो की जान खतरे में है। डीए ऑफिस ने इस विजिलेंटी को नाम दिया था पनिशर, और पनिशर को पता था कि डीए ने ग्रोटो को लेकर क्या प्लान किया है। पनिशर उनके ऑपरेशन पर अटैक कर देता है, जिससे कैरन और फॉगी समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ड्रग लॉर्ड नहीं आने वाला। डीए ने बस पनिशर को फंसाने के लिए ग्रोटो का यूज किया। पुलिस पनिशर के आते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। तभी वहां डेयरडेविल आ जाता है और वो पनिशर पर अटैक कर देता है। ग्रोटो इस पूरी अफरा तफरी में निकल जाता है वहां से, पर मैट पनिशर से भिड़ते हुए घायल हो जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। डेयरडेविल अपनी बेहोशी से होश में आके खुद को देखता है पनिशर की कैद में, जहां वो उससे विनती करता है कि वो लोगों को मारना बंद कर दे, ये समझाते हुए कि उसे भरोसा है कि सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। पनिशर उसे कहता है कि जो वो कर रहा है वो जरूरी है, क्रिमिनल्स को खत्म करके ही उन्हें दोबारा कुछ गलत करने से रोका जा सकता है, जबकि तुम बस उनकी बुराई कुछ समय के लिए रोकते हो, उन्हें नुकसान पहुंचाकर। पर ये डिबेट रुक जाती है जैसे ही पनिशर ग्रोटो को बाहर लाता है, जिसको उसने एक कार चुराते हुए पकड़ा था, जिससे वो शहर छोड़कर भागने वाला था। तब पनिशर एक गन जिसमें एक बुलेट है वो बांध देता है डेयरडेविल के हाथों में, जिसके बाद वो उससे कहता है कि इस गन से या तो ग्रोटो को मार दे या पनिशर को। इससे पहले पनिशर ग्रोटो को मार दे, और अगर
अगर उसने इन दोनों में से कुछ नहीं किया तो उसे इस सच्चाई के साथ जीना होगा कि उसकी वजह से किसी की जान गई। माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है। तभी डेयरडेविल अपनी खुद की चेन पर गोली चलाकर खुद को आजाद करवाता है, लेकिन इतने में पनिशर ग्रोटो पर जानलेवा गोली चला चुका था। मरता हुआ ग्रोटो डेयरडेविल से पूछता है कि उसने उसे मरने क्यों दिया। तब पनिशर पास के डॉग्स ऑफ हेल नाम के ग्रुप पर अटैक कर देता है, पर डेयरडेविल उसके पास आकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो डॉग्स ऑफ हेल की पूरी गैंग से भिड़ते हुए वहां से बाहर आता है। फिन कूली नाम का हाई प्रोफाइल आयरिश मॉब का मेंबर न्यूयॉर्क आता है पनिशर से बदला लेने। पनिशर ने जिन आयरिश मॉब के मेंबर्स को मारा था उनमें फिन का बेटा भी था। फिन आयरिश मॉब के पास जो कुत्ता था उसे ट्रैक करते हुए पनिशर के अपार्टमेंट तक पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि पनिशर कौन है। दूसरी तरफ कैरन खुद पनिशर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहां डीए समैंथा रेस का असिस्टेंट कैरन को पनिशर की फाइल्स देता है, जहां से उसे पता चलता है कि पनिशर एक यूएस मरीन रह चुका है फ्रैंक कासल के नाम से, जिसकी फैमिली आयरिश मॉब और डॉग्स ऑफ हेल के बीच हुए शूट आउट में मारी गई थी, जिसमें अकेला बचा वो। बहुत मुश्किल से बचने के बाद फ्रैंक और गुस्से में आ गया जब उसे पता चला कि इस पूरे इंसिडेंट को डीए समैंथा रेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। आयरिश मॉब के बचे हुए लोग उस जगह आकर फ्रैंक को पकड़ते हैं जहां उसकी फैमिली खत्म हुई थी, और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद फिन कूली उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। पर इसी बीच फ्रैंक अपने आप को आजाद करता है और फिन को बुरी तरह खत्म करने के बाद वो बाकी बचे आयरिश गैंगस्टर्स को भी खत्म करने लगता है। तभी वहां आता है डेयरडेविल, जो कि उसे रोकता है और भी लोगों की जान लेने से, जिसके बाद वो उसे आजाद करवाता है। तब फ्रैंक डेयरडेविल को बताता है अपनी फैमिली के बारे में, जिसके बाद वो अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। तब डेयरडेविल उसे सौंप देता है सार्जेंट ब्रेट महोनी को, ताकि लोगों को विजिलेंटीज पर कम और पुलिस पर ज्यादा भरोसा हो। फॉगी, मैट और कैरन अपने लोकल बार में सेलिब्रेट करते हैं फ्रैंक के पकड़े जाने को, जिसके बाद मैट और कैरन एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। तब मैट अपने अपार्टमेंट वापस आता है, जहां उसे मिलती है इलेक्ट्रा नाचियोस। 10 साल पहले मैट मिला था इलेक्ट्रा से एक पार्टी में। वो बेटी थी एक अमीर ग्रीक एम्बेसडर की और वो बोर्ड थी। मैट और इलेक्ट्रा की बॉन्डिंग होती है दोनों के थ्रिल ढूंढने और साथ में जबरदस्त स्किल्स होने की बात पर, जहां मैट इलेक्ट्रा को दिखा देता है कि वो अपनी एबिलिटी से क्या कर सकता है। जिसके साथ साथ वो इलेक्ट्रा को ये भी बताता है कि कैसे उसके पिता रॉस्को स्विनी नाम के आदमी की वजह से मारे गए थे। रॉस्को स्विनी वही आदमी था जो चाहता था कि बैटलिन जैक बॉक्सिंग मैच हार जाए। मैट के बारे में ये जानते ही इलेक्ट्रा मैट को मैनिपुलेट करती है रॉस्को का सामना करने के लिए, इस उम्मीद में कि मैट रॉस्को की जान ले लेगा। पर मैट रॉस्को की पिटाई जरूर करता है, पर वो उसकी जान नहीं लेता और उसको पुलिस को सौंप देता है। इलेक्ट्रा जो इसी तरह के थ्रिल के पीछे भागती है, वो मैट को ऐसा करते देख वहां से चली जाती है। अब प्रेजेंट में इलेक्ट्रा मैट की लाइफ में वापस आई है, उससे मदद मांगने रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन के जापानीज ब्रांच से निपटने के लिए, जिससे इलेक्ट्रा के गुजर चुके पिता डील करते थे। मैट उसे मना कर देता है, पर वो इलेक्ट्रा का पीछा करता है। जब वो बिजनेस मीटिंग के लिए रॉक्सॉन से मिलती है, वहां इलेक्ट्रा उनके सिस्टम में बग लगा देती है। मैट बाद में इलेक्ट्रा से मिलकर रॉस्को वाले कांड की बात करता है, जिसपे इलेक्ट्रा कहती है कि वो मैट का असली नेचर जानती है, वो दोनों एक ही है। और इसे प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रा फिर से मैट को मैनिपुलेट करती है, ये रिवील करते हुए कि उसका डेयरडेविल कॉस्ट्यूम यही है और जो बग उसने प्लांट किया था उसे ट्रैक करते हुए याकुजा उनके पास आ रहे हैं। मैट और इलेक्ट्रा एक साथ मिलकर याकुजा का सामना करते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रा मैट को बताती है कि याकुजा कुछ तो बड़ा करने वाले हैं न्यूयॉर्क में। मैट ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रा की मदद करने को तैयार हो जाता है, पर इसके लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि वो किसी की जान नहीं लेगी, दूसरी शर्त कि वो उसके और कैरन के रोमांटिक इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेगी, और आखिरी शर्त कि वो शहर छोड़कर चली जाएगी जैसे ही ये सब खत्म होता है। अगले दिन नेल्सन एंड मर्डॉक के ऑफिस में पनिशर के केस में जो पब्लिक की तरफ से लॉयर है वो आता है, ये बताने की डीए फ्रैंक को जोड़ने वाली है डॉग्स ऑफ हेल के न्यूयॉर्क के बाहर किए हुए मर्डर से, ताकि फ्रैंक को सजाए मौत मिले। मैट और कैरन जानते हैं कि डीए रेज अपना काम छुपाने के लिए फ्रैंक को मरवाना चाहती है, इसीलिए वो फ्रैंक को मौत की सजा की जगह जेल भिजवाने के लिए फॉगी को मनाते हैं कि नेल्सन एंड मर्डॉक फ्रैंक कासल को हेल्प करेंगे, ताकि सबको ये भी पता चले कि फ्रैंक की फैमिली के साथ क्या हुआ था।
आगे मैट और इलेक्ट्रा एक रॉक्सॉन गाला अटेंड करते हैं जहां वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट याकुजा अकाउंट बुक चुराते हैं। दूसरी तरफ कैरन फ्रैंक को बताती है कि उसे पता है उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से फ्रैंक नेल्सन एंड मर्डॉक के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है कि नेल्सन एंड मर्डॉक उसके न्यूयॉर्क के बाहर वाले क्राइम को झुठला देंगे और वो अपने आप को गिल्टी मानकर चुपचाप जेल चला जाएगा। पर डीए रेज और जज के सामने फ्रैंक जेल जाने से मना कर देता है और कहता है कि इन सारे खून खराबे में उसकी कोई गलती नहीं है। रेज गुस्से में इस केस को फास्ट ट्रैक करवाती है जहां पीपल वर्सेस फ्रैंक का असल केस शुरू होगा एक हफ्ते के अंदर। इलेक्ट्रा के साथ मैट याकुजा के फाइल एनक्रिप्टर से मिलता है ताकि याकुजा के अकाउंट बुक को डिकोड कर सके और अपने इस मिशन की वजह से मैट सुबह फ्रैंक कासल के ट्रायल के लिए लेट हो जाता है, जिसकी वजह से फॉगी को ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए आगे आना पड़ता है। फॉगी और कैरन पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डिफेंस यूज करना चाहते थे। पीटीएसडी वॉर के साथ जुड़े कई लोगों के बीच पाया जाता है। इस मेंटल डिसऑर्डर में लोग खतरनाक इवेंट से रिकवर नहीं कर पाते, पर फ्रैंक इस दलील के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से जंग में शामिल होने वाले सोल्जर्स जो इस डिसऑर्डर से गुजरते हैं उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा, जिसकी वजह से फॉगी इस बात पर फोकस लाता है कि कैसे जस्टिस सिस्टम ने फ्रैंक की फैमिली को फेल किया है। मैट कैरन के साथ मिलकर तैयारी करता है उस मेडिकल एग्जामिनर से क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए जिसने फ्रैंक की फैमिली मेंबर्स की डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए। उसने डीए रेस के कहने पर डिटेल्स चेंज करे ताकि लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे, पर जब कोर्ट में इस क्रॉस क्वेश्चनिंग की बारी आती है तो वो मेडिकल एग्जामिनर खुद कन्फेस कर लेता है, जिसके साथ वो ये भी बताता है कि किसी लड़की ने उसे बांधकर उसे मजबूर किया कोर्ट में सच बोलने के लिए। पर कोर्ट इस बयान को इनवैलिड मानती है क्योंकि किसी ने डॉक्टर को मजबूर किया है। मैट समझ जाता है कि ये इलेक्ट्रा का काम है। मैट इस बारे में फॉगी को बताता है जो कि इन सब से बहुत गुस्सा हो जाता है। तब आगे मैट इलेक्ट्रा को पकड़कर समझाता है कि वो उसके काम से दूर रहे। फिर वो दोनों मिलकर याकुजा के अकाउंट बुक से पता चली एक अबैंडन साइट पर छानबीन करते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। ये वही जगह है जो फिस्क से नोबू ने मांगी थी सीजन 1 में। मैट और इलेक्ट्रा पर निंजास अटैक कर देते हैं पर उन्हें उनसे बचाता है मैट का पुराना मेंटर स्टिक। इलेक्ट्रा को यहाँ गहरी चोट आ जाती है, जिसके बाद वो जाते हैं मैट के अपार्टमेंट जहाँ स्टिक मैट को बताता है कि इलेक्ट्रा उसके लिए काम कर रही है और पहली बार जब इलेक्ट्रा मैट से मिली थी उससे पहले भी वो स्टिक के लिए काम कर चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ मैट को रिक्रूट करने भी स्टिक ने ही उसे भेजा था। फिर स्टिक आगे मैट को बताता है द हैंड के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इमॉर्टैलिटी ढूंढ ली है और वो फिलहाल तलाश में है ब्लैक स्काई के। याकुजा और रॉक्सॉन बस इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट हैं और हैंड के खिलाफ एक ही ऑर्गेनाइजेशन जंग लड़ रही है, वो है चेस्ट, जिसके लिए स्टिक और इलेक्ट्रा काम करते हैं। मैट इनमें से किसी बात को नहीं मानता। वो इलेक्ट्रा से कहता है कि वो उसे अपने साथ कर लेगा अगर वो स्टिक का साथ छोड़ दे और लोगों की जान लेना बंद कर दे। इलेक्ट्रा मान जाती है। अगले दिन कोर्ट में फ्रैंक को मैट कहता है अपनी कहानी सुनाने के लिए, पर फ्रैंक नहीं सुनाता, जिसके बाद मैट जूरी को बताता है कि कैसे शहर को एक हीरो की जरूरत है और फ्रैंक कोई बुरे इरादे वाला क्रिमिनल नहीं है, उसे बस मदद की जरूरत है। पर तब फ्रैंक बोलता है कि उसने जो किया, उसने जिन लोगों को मारा वो ऐसे लोगों को फिर से मारेगा, उसको मदद की जरूरत नहीं है, वो उन सब लोगों को मार डालेगा जो बुरे काम करते हैं। शहर उसे पनिशर के नाम से जानता है, तो हाँ वो है पनिशर। जिसके बाद नेल्सन एंड मर्डॉक केस हार जाते हैं। कैरन ने पहले ही मैट को इलेक्ट्रा और स्टिक के साथ देख लिया था। वो वहां से चली जाती है और फॉगी मैट को ब्लेम करता है कि उसके हीरो वाली लाइन ने फ्रैंक को पुश किया। मैट के अपार्टमेंट में इलेक्ट्रा और मैट एक क्लोज मोमेंट शेयर करते हैं, पर तभी उन पर एक अकेला निंजा अटैक कर देता है। मैट उसे संभाल लेता है, पर तभी उसे समझ आता है कि वो तो बस एक टीनेजर है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता इलेक्ट्रा उस टीनेजर का गला काट देती है। ये जानकर मैट दहशत से भर जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक जेल पहुंचता है जहां एक गार्ड उसे ले जाता है विल्सन फिस्क से मिलवाने। राइकर्स आइलैंड जेल में विल्सन फिस्क फ्रैंक को बताता है वहां के किंगपिन डटन के बारे में। फिस्क के हिसाब से फ्रैंक की फैमिली जिस शूटआउट में मारी गई उस गैंग्स के गेट टुगेदर को डटन ने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ फिस्क मानता है कि अगर फ्रैंक ने डटन को खत्म कर दिया तो इस जेल का किंगपिन वो बन जाएगा। तब फ्रैंक डटन पर अटैक करता है, जिसमें डटन बुरी तरह घायल हो जाने पर एक्सेप्ट करता है कि उसने एक ड्रग डीलर के लिए डील ऑर्गेनाइज करी थी जिसका नाम था ब्लैक स्मिथ।
तब फिस्क फ्रैंक को धोखा देता है, डटन के बाकी सपोर्टर्स को उस पर छोड़कर, पर फ्रैंक उन सभी को जान से मार देता है। तब फिस्क को समझ आता है कि जब तक वो जेल में है तब तक फ्रैंक उसके सारे कंपटीटर्स को बाहर खत्म कर देगा और इसीलिए फिस्क फ्रैंक को भगाने का जुगाड़ बनाता है। पर फ्रैंक जाते जाते फिस्क को चेतावनी देता है कि अगली बार जब वो उसे देखेगा तो वो उसे जान से मार देगा। दूसरी तरफ फॉगी और मैट के बीच टेंशन पैदा होते हैं और वो दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। पर कैरन अपनी फ्रैंक को लेकर इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है, जहां वो न्यूयॉर्क बुलेटिन में बेन यूरिक की जगह लेती है। वहीं उसे पता चलता है मेडिकल एग्जामिनर से कि जिस शूटआउट में फ्रैंक की फैमिली मारी गई उसमें एक और विक्टिम था, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर। ये डील और वहां हुआ खून खराबा एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। दूसरी तरफ मैट जाता है एक हैंड फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने, जिसे जाना जाता था फार्म के नाम से। उस जगह कई सारे बच्चों के खून निकाले जा रहे होते हैं और एक बड़ा सा चेंबर पॉट भी वहां होता है। बच्चों की हालत ठीक नहीं होती। वही मैट का सामना होता है उस आदमी से जिसे उसे याद था कि वो आदमी पहले मर चुका है, नोबु योशिओका, जिससे मैट को स्टिक की इमॉर्टैलिटी वाली बात पर भरोसा होना शुरू होता है। मैट अपने डेयरडेविल लुक में सार्जेंट ब्रेट महोनी से कहता है कि वो इन बच्चों को जल्दी से क्लेयर टेम्पल नाम की नर्स के पास भेजे ताकि इन्हें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिल पाए। अगले दिन डीए रेस को जब पता चलता है कि फ्रैंक कासल जेल से भाग गया तो वो फॉगी, मैट और कैरन को अपने ऑफिस बुलाती है, जहां वो उन्हें बताती है कि उसने एक स्टिंग ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया था ब्लैक स्मिथ डील पर, जहां आयरिश मॉब, कार्टेल और डॉग्स ऑफ हेल आए थे। पर रेज ने वहां से सिविलियंस नहीं हटाए ताकि क्रिमिनल्स को इस स्टिंग ऑपरेशन की भनक ना लगे। पर तब भी तीनों गैंग के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एक अंडरकवर पुलिस वाला और फ्रैंक की फैमिली मारी जाती है। इसीलिए रेस को लग रहा है कि अब फ्रैंक उसकी बेटी को टारगेट करेगा, जिसके लिए वो उनसे कहती है कि उनकी मदद करे फ्रैंक को वापस जेल में डालने में। पर तभी कोई अनजान शूटर रेस को वहीं पर गोली मार देता है, जिसमें फॉगी भी घायल हो जाता है। मैट तुरंत जाता है जेल में फिस्क से मिलने। वो फिस्क से मिलकर उसे बताता है कि उसे शक है कि फिस्क इस जेल को चला रहा है और उसने ही कासल को भगाने में मदद करी है। फिस्क मैट पर अटैक कर देता है, ये बोलते हुए कि अगर उसे चिंता है कि फ्रैंक कासल हेल्स किचन पर आग बरसाएगा तो वो इंतजार करे उसके बाहर आने का। दूसरी तरफ स्टिक समझ जाता है कि हैंड अब इलेक्ट्रा के पीछे आएगा, इसीलिए वो उसके पीछे एक असैसिन को भेजता है। पर इलेक्ट्रा स्टिक के भेजे हुए असैसिन को मार गिराती है। फ्रैंक कैरन से मिलने आता है, जहां वो उसे वैसे ही अटैक से बचाता है जैसा अटैक रेस के ऑफिस पर हुआ था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चे होश में आते हैं और डेयरडेविल तैयारी कर रहा होता है पूरे हॉस्पिटल को हैंड के निंजास के अटैक से बचाने का। डेयरडेविल हॉस्पिटल को बचाना शुरू करता है, जहां वो क्लेयर को भी बचाता है। पर जिन बच्चों को उसने पहले बचाया था वो अपनी मर्जी से निंजास के साथ जाने लगते हैं, जहां आगे पता चलता है कि वो खुद से अपना खून फीड कर रहे थे हैंड के एंशिएंट डिवाइस में। हैंड के कुछ निंजास इस लड़ाई में मारे गए, पर जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि उनकी ऑटोप्सी पहले भी हो चुकी है। पर हॉस्पिटल बोर्ड इस बात को छुपाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्लेयर अपनी नौकरी छोड़ देती है। कैरन फ्रैंक से मिलती है, पर वहीं ब्लैक स्मिथ के लोग उन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक उनकी बुरी तरह पिटाई करके उनसे ब्लैक स्मिथ का पता लगा लेता है। ये देखकर कैरन दंग रह जाती है। डेयरडेविल जाता है डीए के असिस्टेंट ब्लेक टावर से मिलने, जो कि उसे बताता है कि डीए के ऑफिस के पास ब्लैक स्मिथ को लेकर एक लीड है। ब्लैक स्मिथ का कोई कॉम्पिटिटर है जो चाइना टाउन में काम करता है। डेयरडेविल वहां जाता है, जहां वो मिलता है मैडम गाओ से, फिस्क की पुरानी बिजनेस पार्टनर, जो कि उसे कहती है कि जो वो ढूंढ रहा है वो उसे नदी के पास मिलेगा। तब डेयरडेविल वहीं जाता है और फ्रैंक भी वहीं होता है, जहां वो एक आदमी को पकड़ता है जो कि कहता है कि हाँ वही है ब्लैक स्मिथ। पर मैट वहां पहुंचता है और बताता है कि वो झूठ बोल रहा है और फ्रैंक को उस आदमी को मारने से रोकता है। पर तभी फ्रैंक उस बोट को उड़ा देता है जिसपे होता है बहुत सारा ड्रग्स। दूसरी तरफ स्टिक को पता चलता है कि इलेक्ट्रा पर हुए अटैक में वो बच गई। तब वो खुद उसे मारने की तैयारी शुरू करता है, पर इलेक्ट्रा अपने अटैक को चालू रखती है और इस बारे में मैट को पता चल जाता है। हमें इलेक्ट्रा की बैक स्टोरी दिखती है, जहां स्टिक उसे ट्रेन कर रहा होता है। स्टिक इलेक्ट्रा के अंदर किसी को मारने की भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसके साथ साथ वो छोटी इलेक्ट्रा को बचाने के लिए अपने साथी तक की जान ले लेता है। प्रेजेंट में स्टिक समझ गया है कि वो इलेक्ट्रा को नहीं बदल सकता और वो अपनी गलती सुधारने आया है। उसकी टक्कर होती है इलेक्ट्रा
इलेक्ट्रा से, पर डेयरडेविल इलेक्ट्रा और स्टिक को एक दूसरे की जान लेने से रोक लेता है। पर तभी वहां हैंड के लोग आते हैं और स्टिक को किडनैप करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस का मानना है कि बोट पर हुए धमाके में फ्रैंक मारा जा चुका है और कैरन इस बात से एग्री करती है। पर कैरन अपनी इन्वेस्टिगेशन छोड़ने के बजाय फ्रैंक पर एक प्रोफाइल लिखने का फैसला करती है ताकि लोगों को पता चले कि फ्रैंक पनिशर के अलावा भी कुछ है। इसके लिए कैरन फ्रैंक के मरीन कमांडर रे स्नोओवर के पास जाती है उनका इंटरव्यू लेने। पर रे से बात करते हुए कैरन को समझ आता है कि रे ही ब्लैक स्मिथ है। रे भी समझ जाता है कि कैरन को सच पता चल गया है। तभी फ्रैंक वहां आता है। रे यहाँ कांदाहार का नाम लेता है। वही कैरन फ्रैंक को समझाती है कि उसे रे को मारने की जरूरत नहीं है, पर फ्रैंक उसकी नहीं सुनता और रे को गोली मार देता है। दूसरी तरफ डेयरडेविल और इलेक्ट्रा स्टिक को ढूंढते हैं, जहां इलेक्ट्रा अभी भी स्टिक को जान से मारना चाहती है। हालांकि तभी वहां नोबू आता है और बताता है कि हैंड सिर्फ एक को पूछता है और वो है ब्लैक स्काई, एक मिथिकल वेपन। जिसके बाद नोबू इलेक्ट्रा के आगे सर झुकाता है, जहां से क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रा ही ब्लैक स्काई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रा भी समझ जाती है कि उसके मर्डरस रेज का कारण क्या है। तब इलेक्ट्रा हैंड की तरफ जाने की बात करती है, पर डेयरडेविल उसे समझाता है कि वो कौन है ये उसे खुद डिसाइड करना है। जिसके बाद इलेक्ट्रा स्टिक की मदद करती है भागने में। हैंड को ब्लैक स्काई किसी भी हाल में चाहिए, इसीलिए अब उन्हें पता लगाना है इस डेयरडेविल के बारे में। फॉगी ने नेल्सन एंड मर्डॉक छोड़कर जेरी होगार्थ की लॉ फर्म ज्वाइन कर ली। स्टिक इलेक्ट्रा के साथ मैट के अपार्टमेंट में बंधा हुआ है। दूसरी तरफ हैंड डेयरडेविल का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन में ब्रेक महोनी से डेयरडेविल की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जिसके बाद हैंड डेयरडेविल के बचाए हुए सारे लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें कैरन और टर्क बरेट भी शामिल थे। क्योंकि टर्क हाउस अरेस्ट में था तो उसके पैर पर एंकल मॉनिटर था, जिसको ट्रेस करते हुए पुलिस पकड़े हुए लोगों के पास पहुंची। वही डेयरडेविल को भी ब्रेट से पता चलता है इस सिचुएशन के बारे में। वो इलेक्ट्रा के साथ पहुंचता है लोकेशन पर। तब डेयरडेविल और इलेक्ट्रा पकड़े हुए लोगों को बचाते हैं, जिसके बाद उनका सामना होता है नोबू और उसके निंजा से। डेयरडेविल और इलेक्ट्रा सबका सामना करते हैं, पर इलेक्ट्रा नोबू के हाथों मैट को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। जिसके बाद मैट सबका सामना करता है, जिसमें उसकी मदद पनिशर भी करता है। नोबू एक बार फिर मरकर जिंदा होता है, पर तभी स्टिक नोबू को खत्म कर देता है उसका सर उड़ाकर। मैट और स्टिक इलेक्ट्रा की मौत के गम में होते हैं। मैट स्टिक को बताता है कि उसके इमोशन से दूर रहने की फिलॉसफी गलत है और उसे इलेक्ट्रा के साथ बिताए हुए एक एक पल की खुशी है। जिसके बाद मैट मिलता है कैरन से और उसे बताता है कि वही डेयरडेविल है। आगे हमें दिखता है कि हैंड ने इलेक्ट्रा की बॉडी को उसकी ग्रेव से निकाला और उसे रखा अपने एंशिएंट डिवाइस में। तो दोस्तों ये था रिकैप डेयरडेविल के सीजन 2 का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी जबरदस्त डिटेल के साथ। ये रिकैप सीरीज लाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर इसका एंड रिजल्ट है कि आप सभी अब नए सीजन को और बेहतर एंजॉय कर पाओगे। अभी अगला रिकैप में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, पर आप मुझे बताओ कि इस पूरे सीजन में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? आपने एक्सपेक्ट किया था कि इलेक्ट्रा ब्लैक स्काई होगी, और आपको क्या लगता है विल्सन फिस्क आगे कौन सी तबाही लाएगा? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बोलिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।